इसके बाद हम देखते हैं राजभाषा। राजभाषा राजभाषा एवं संपर्क भाषा। राजभाषा शब्द को अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता से पूर्व राजभाषा जैसा कोई शब्द अस्तित्व में नहीं था हमारे यहाँ पे। राजभाषा जैसा शब्द स्वतंत्रता से पूर्व नहीं था, पूर्व नहीं था। ये अस्तित्व में आया है शब्द जब 1949 में जब संविधान सभा की कार्यवाही चल रही थी तो राजगोपालाचारी ने इसको पहली बार प्रयोग किया था। में राजगोपालाचारी ने प्रयोग किया था संविधान सभा की कार्यवाही में। उन्होंने दो चीजें कही थी। एक कहा था उन्होंने नेशनल लैंग्वेज, और एक उन्होंने कहा था, एक हो गया नेशनल लैंग्वेज और एक कहा था उन्होंने स्टेट लैंग्वेज। तो इसका जो हिंदी ड्राफ्ट किया गया था नेशनल लैंग्वेज का हिंदी ड्राफ्ट किया था राष्ट्रभाषा, और स्टेट लैंग्वेज का किया गया था राजभाषा। तो जब यहाँ से ये शब्द अस्तित्व में आया है राजभाषा शब्द। राजगोपालाचारी ने 1949 में संविधान सभा की कार्यवाही में ये दो शब्द प्रयोग किए थे। जब संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ तब उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते समय ये जो स्टेट लैंग्वेज है इस शब्द को बदल के ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया, परंतु जो इसका हिंदी अनुवाद था वो राजभाषा ही रखा। ऑफिशियल लैंग्वेज को उन्होंने सरकारी भाषा या कार्यालयी भाषा नहीं करा, कार्यालयी या सरकारी भाषा नहीं करा। अगर वैसे हम देखते हैं तो ऑफिशियल से हमारा संदर्भ सरकारी या कार्यालयी से ही जाता है, पर जब ड्राफ्ट तैयार हुआ तो इसका उन्होंने हिंदी रूपांतरण राजभाषा ही रखा और यहाँ पे जो स्टेट लैंग्वेज था उसका भी राजभाषा ही रखा गया। तो अभी स्थिति ये है कि हमारे संविधान में इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज ही है और हिंदी में राजभाषा ही लिखा गया है। यहाँ पे राजभाषा या स्टेट लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज का तात्पर्य वही है कि जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा, सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयुक्त होगी वही राजभाषा कहलाएगी, वही ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाएगी। ये पूरा टॉपिक मतलब आप अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे संविधान में तो खास चर्चा टॉपिक ही है राजभाषा। राजभाषा ही है स्टेट लैंग्वेज, सॉरी ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके अंदर सारे प्रावधान है वो फैक्चुअल है, आप देख सकते हैं, आप नोट प्रोवाइड कर दूँ। तो कॉन्सेप्ट ये है, इस तरीके से ये राजभाषा शब्द यहाँ पे अस्तित्व में है। अब दूसरा शब्द हमारे सामने है राष्ट्रभाषा। कॉन्सेप्ट अगर चले जाए क्योंकि बाद में हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा का भी कंपैरिजन करके देखेंगे। राजभाषा हमारी होगी जो सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त होगी। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा, जो राष्ट्र में अधिकांश लोग प्रयुक्त करते हैं, राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित रहती है, ये राष्ट्रभाषा होती है। तो जो छोटे देश रहते हैं, जैसे भारत तो काफी विविधतापूर्ण देश है, तो इसमें एक ही राष्ट्रभाषा होना संभव नहीं है। अगर जैसे आप देखेंगे इंग्लैंड,
तो वहाँ पे एक ही राजभाषा है, अंग्रेजी हो गई उनकी, फ्रांस में हो गई, फ्रेंच हो गई। पर भारत में क्योंकि ये संभव नहीं है, और भारत में हालांकि स्वतंत्रता से पूर्व जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी को ही राजभाषा माना गया था, पर स्वतंत्रता के बाद कुछ विरोध के स्वरूप उभरे कि एक ही भाषा को कैसे राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है, और अगर हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा देंगे तो जो भारत की अन्य भाषाएं, बांग्ला हो गई, मराठी हो गई, गुजराती, तो इन्हें या तो फिर गैर राष्ट्रभाषा बोलना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल अगर देखा जाए। तो उसके साथ ये किया गया कि हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया, और संविधान के अनुसूची 8 में राजभाषा का सारा जितनी भी भाषाएं हैं भारत में उनको शेड्यूल में दिया गया है। अभी ये 22 है, तो ये राजभाषा का कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसके बाद संपर्क भाषा का देखते हैं। तो जितने भी शेड्यूल लैंग्वेज सभी राष्ट्रभाषा हैं, राजभाषा नहीं, राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज वो हिंदी है। राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र की भाषा प्रयोग कर रहे हैं सभी लोग शेड्यूल 8 में है, वो सारी राष्ट्रभाषा है। और उस हिसाब से देखेंगे तो हिंदी राजभाषा भी हो गई है और राष्ट्रभाषा भी हो गई है, पर हिंदी एकमात्र राष्ट्रभाषा नहीं है, ये बात। अब संपर्क भाषा अगर देखें तो संपर्क भाषा अर्थ के आधार पर देखें तो संपर्क भाषा होता है कि कोई भी दो भिन्न होंगे, भिन्न भाषा क्षेत्र होंगे, भिन्न भाषा क्षेत्रों को जो जोड़ने वाली भाषा रहेगी वो संपर्क भाषा कहलाएगी। भारत बड़ा विविधतापूर्ण देश है, कई सारी भाषाएं बोली जाती है, पर निर्विवाद रूप से हिंदी संपर्क भाषा का कार्य करती है। स्वाधीनता आंदोलन के समय भी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रयोग किया गया था, और अभी भी अगर देखें तो लगभग 40% जनसंख्या की पहली भाषा हिंदी है, और 30% की दूसरी भाषा हिंदी है। इसके अलावा जो बाकी के 40 और 30, 70 और बाकी के जो 30 बचे हैं, ये भी टूटी फूटी हिंदी समझ ही लेते हैं। तो एक तरह से हिंदी पूरे राष्ट्र को संपर्क भाषा के रूप में जोड़ने का कार्य करती है। कुछ देश में संपर्क भाषा जो राष्ट्रभाषा रहती है वही संपर्क भाषा भी हो जाती है जब अगर विविधता नहीं होगी। तो जैसे हमने इंग्लैंड देखा, तो यहाँ की राष्ट्रभाषा है अंग्रेजी और वहाँ पे संपर्क भाषा भी अंग्रेजी है। तो ये है तीनों कॉन्सेप्ट, इनको आप ध्यान रखिएगा। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राष्ट्रभाषा राष्ट्र की भाषा होगी जो अधिकांश लोग प्रयोग कर रहे हैं उसका अपने सांस्कृतिक क्रियाकलाप में, अनौपचारिक बातचीत में, और संपर्क भाषा दो भिन्न भाषा क्षेत्रों को जोड़ने वाली संपर्क भाषा होगी। तो अभी हम देखते हैं कि हिंदी राजभाषा भी है, आपके सही लिखा है कि राजभाषा हिंदी राजभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में। तो हिंदी राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है, संपर्क भाषा भी है, पर हिंदी एकमात्र राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा राजभाषा और राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है, तो क्या जो राजभाषा हिंदी होगी और जो राष्ट्रभाषा हिंदी होगी दोनों समान होगी? नहीं। अब इसका अंतर देखते हैं। यहाँ पे आपको लिखता हूँ राष्ट्रभाषा और ये हो गया राजभाषा। अगर हम देखें तो जो इसका प्रयोग होता है राष्ट्रभाषा का अगर प्रयोग कहेंगे तो ये देश की जनता जो है आपसी बातचीत में अपने व्यवहार में जो प्रयोग करेगी वो राष्ट्रभाषा का प्रयोग करेगी, ना कि राजभाषा का। राजभाषा का प्रयोग सिर्फ एक सीमित अर्थ में होगा, जैसे वो कार्यालय में होगा, सरकारी कामकाज में होगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो शब्द भंडार होगा, अब आप बताइए मुझे कि ये शब्द भंडार होगा तो राजभाषा का औपचारिक होगा या राष्ट्रभाषा का औपचारिक शब्द भंडार किसका होगा? औपचारिक जिसे लोग संपर्क करते हैं। औपचारिक मतलब फॉर्मल होगा तो राजभाषा का पड़ेगा।
हाँ बिल्कुल ठीक। जो शब्द भंडार है ये इसका औपचारिक होगा और इसका अनौपचारिक होगा। अगर शब्द भंडार अनौपचारिक होगा तो इसके अंदर ये शब्द जुड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से जुड़ेंगे, शब्द जुड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से जुड़ेंगे। स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे हमें अपने वार्तालाप में नए शब्दों की आवश्यकता जरूरत होगी तो हम भाषा में जुड़ते चले जाएंगे, स्वाभाविक रूप से जुड़ेंगे। पर राजभाषा में स्वाभाविक रूप से नहीं जुड़ेंगे, वो थोपे जाएंगे। लगता है कि कुछ तकनीकी विकास हो गया, कुछ प्रशासनिक शब्दावलियां नहीं आ गई है, उनका ट्रांसलेशन करके कई सारे जैसे अनुवाद आयोग हैं तो वहां से अनुवाद करके उन्हें थोपा जाएगा। तो ये स्वाभाविक रूप से नहीं होगा, ये थोपा जाएगा इनको। वहीं अगर देखा जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, सांस्कृतिक जुड़ाव है, वो राष्ट्रभाषा के साथ होंगे, राजभाषा के साथ नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो साहित्य की रचना होगी, साहित्य रचा जाएगा और राष्ट्रभाषा में रचा जाएगा, राजभाषा में नहीं रचा जाएगा। राजभाषा अपने आप में वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, और राष्ट्रभाषा अनौपचारिक होगी, मतलब वस्तुपरक होगी। ये नहीं समझ रहे। राजभाषा वस्तुनिष्ठ होगी मतलब कि अगर किसी ने बोला कि गोपनीय, अगर एक सरकारी शब्द है गोपनीय तो उसका अर्थ जो है वही रहेगा। जैसे आपने अभिधा व्यंजना में पढ़ा तो एक तरह से वो हो गया शब्दार्थ और भावार्थ उसका सेम हो जाएगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा, उसका अर्थ दूसरा भी हो सकता है। जैसे अगर बोला कि आपको सरकारी कामकाज में आपने बोला कि ये आप आवेदन दे दीजिए मुझे, तो आवेदन शब्द हो गया, तो वो राजभाषा के रूप में उसका अर्थ वही हो गया कि आपको एक एप्लीकेशन देना है। आप नॉर्मली राजभाषा के रूप में उसका अर्थ कहीं भी कुछ अर्थ और भी निकाल सकते हैं कि आवेदन देना है, आप हंसी मजाक में कुछ कह सकते हैं कि आपने मुझे आवेदन दिया या नहीं दिया। तो कहने का मतलब कि ये सब्जेक्टिव नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, इसका एक ही अर्थ होगा और इसमें सब्जेक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये है इनके अंतर। इस तरीके से हम समझ सकते हैं दोनों भाषाएं किस तरीके से अलग रहेगी। फ्लो नहीं आएगा, राजभाषा में स्वाभाविक फ्लो नहीं आएगा, वो थोपी हुई रहेगी। और एक और अंतर अगर आप देखें तो अगर विदेशी भाषा है, कोई विदेशी भाषा है तो विदेशी भाषा राजभाषा जरूर हो सकती है पर राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। जैसे कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारी राजभाषा अंग्रेजी थी, या उससे पहले मुगलों के समय फारसी थी, पर राष्ट्रभाषा नहीं थी। राष्ट्रभाषा वो है कि जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो वो विदेशी भाषा हो ही नहीं सकती। राजभाषा तो जो भी शासक वर्ग की भाषा है जिसमें सरकारी कामकाज हो रहा है, वो फारसी हो सकती है, अरबी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। पर जब भी वो राजभाषा बनेगी उसका दायरा सीमित हो जाएगा, वो औपचारिक हो जाएगी, उसमें ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी, उसको उसमें शब्द भंडार निश्चित रहेगा, और उसमें शब्द अगर जोड़ना है तो एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा शब्द जुड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से नहीं जुड़ेंगे। तो ये राजभाषा और राजभाषा के अंतर हुआ। संपर्क भाषा भी आपने देख लिया। राजभाषा का जो फैक्चुअल वाली चीजें हैं वो आप नोट्स में से देख लेंगे। आज सप्ताह मैंने आपको जैसे बताया ये सारी चीजें हैं इसकी। तो ये आपको क्लियर हो गया ना राजभाषा राजभाषा।